चलिए जी, आज हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं। मैं इसको क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, मैं इसको एक बेसिक इलस्ट्रेशन कहूँगा। ये पहली इलस्ट्रेशन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन। ठीक है जी, देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अल्फा या ऑफ अल्फा एंड इट्स सब्सिडरी बीटा एज एट 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी, आज के दिन की ये बैलेंस शीट्स हमें दो दी हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। देखें, दोनों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए हैं, इसके बाद कंसोलिडेशन शुरू हो रही है। ठीक है जी, पेरेंट ने अपनी बुक्स में, पेरेंट अल्फा इसकी बुक्स में सर पीपी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओहो, इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं आनी चाहिए कंसोलिडेशन में। ठीक है जी, फिर सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन बीटा आ रहा है, करंट एसेट्स आ रहे हैं, शेयर कैपिटल आ रहे हैं, दोनों के रिजर्व्स आ रहे हैं, लायबिलिटीज आ रही है। अल्फा अक्वायर्ड 100% शेयर्स इन बीटा ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2020। ओ भाई, अभी अभी खरीदा है हमने ये सब्सिडरी को। अगर अभी अभी खरीदा है तो मतलब है हमारे खरीदने के बाद से लेके सब्सिडरी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। तो क्या मैं लिख सकता हूं नो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स? कोई प्रॉफिट नहीं है सर हमारे पास। जो सब्सिडरी कमाएगी वो वक्त के साथ साथ कमाएगी, अभी तक सब्सिडरी ने कुछ भी नहीं कमाया। तो हमारी बुक्स में, पेरेंट की जो कंसोलिडेटेड बुक्स में, उसमें सब्सिडरी से कोई इनकम नहीं दिखानी है। ठीक है जी, लेकिन सर सब्सिडरी का तो इतना बड़ा रिटेन अर्निंग आ रहा है। सर ये वो रिटेन अर्निंग है, या ये वो इनकम है, या ये वो प्रॉफिट है जो सब्सिडरी ने हमारे खरीदने से पहले कमाया है। ठीक है जी, हमने इस प्रॉफिट को खरीदा हो, क्योंकि हम जब सब्सिडी खरीदने आते हैं तो सर उसके सारे एसेट्स खरीदते हैं, उन एसेट्स के अंदर ये प्रॉफिट भी शामिल होगा। तो सर हमने सब प्रॉफिट खरीदा होगा, ये हमारी अर्न इनकम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि सब्सिडरी ने हमारे खरीदने के बाद कितना प्रॉफिट बनाया। और हम सबको पता है कि ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट एसेट्स में जो चेंज आया है। याद आ रहा है? नेट एसेट्स में जो चेंज आया है, जो नेट एसेट्स में चेंज आया, हमने ये डिस्कस किया था ना कि नेट एसेट्स में जो चेंज आएगा ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, तो आओ जरा देखो नेट एसेट्स में कितना चेंज आया। सर मैंने जब इस सब्सिडी को खरीदा ना, तो एट एक्विजिशन सर पहली वर्किंग में बनाने जा रहा हूं, दैट इज नेट एसेट्स एंड चेंजेस। ठीक है जी, मेरे पास सबसे पहले सर एट एक्विजिशन। ठीक है जी, और आज एट रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन के बाद से लेके अब तक कितना कमा चुके नेट में? सर अभी तो खरीदा हमने। सर सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और सब्सिडरी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स हैं, ये कितने कितने हैं सर? सर एक्विजिशन के वक्त 1,26,000 था शेयर कैपिटल, और आज भी 1,26,000 है। भाई आज ही की डेट तो खरीदा, हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। दोनों डेट्स पे सर मेरे पास रिजर्व 1,74,000 थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 1,74,000 ही। मैंने इससे कुछ भी नहीं कमाया सर। इसके नेट एसेट्स डे वन पे थे 3 लाख, और आज भी कितने सर? 3 लाख। आज भी कितने? 3 लाख। इसका मतलब है पोस्ट एक्विजिशन हमने इस एंटिटी से कुछ भी नहीं बनाया, हमने इस एंटिटी से कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। नथिंग इज जनरेटेड, ऐसा। फिर जी दूसरी वर्किंग सर, भैया जो आपने पैसे पे किए हैं इस एंटिटी को खरीदने के लिए, आज की तारीख में कितने पैसे पे किए हैं? मैं कह रहा हूं जी मैंने 3 लाख रुपए पे किए। कितने? 3 लाख। तो मिला क्या आपको बदले में? सर 3 लाख रुपए पे करके मुझे क्या मिला अभी निकालते हैं सर। मुझे 3 लाख रुपए के नेट एसेट्स मिले। सब्सिडी खरीदी तो पूरे नेट एसेट्स खरीदे ना उसके। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की और 3 लाख की चीज आई, तो इसका मतलब है तुमने ओवर एंड अबव कुछ नहीं दिया। नहीं सर, हमने ओवर एंड अबव कुछ भी प्रीमियम वीमियम पे नहीं किया। क्यों? उसकी वजह यह कि सर जब हम एक एंटिटी को खरीदने गए, जो उसके हाजिर एसेट्स थे ना, हमने सिर्फ उसी की वैल्यू लगाई। हमें नहीं लगा कि इस कंपनी में कोई ऐसी चीज है जो नजर नहीं आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा एआरटीटी खरीदने आता है, तो एआरटीटी में जो फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी तो शायद इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन कल कोई पूछे कि जी एआरटीटी में कुछ छुपे हुए एसेट्स भी, हम कहेंगे हाँ भाई एआरटीटी की फैकल्टी उसका सबसे बड़ा एसेट है जो बुक्स पे नहीं आ रहा है। एआरटीटी की मार्केट में एक स्टैंडिंग या ब्रांड नेम है जो उसकी बुक्स पे नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो एआरटीटी के बुक्स पे नहीं आ रही है, लेकिन एआरटीटी ने ओवर द पीरियड अल्लाह के करम से डेवलप जरूर किए हैं। तो सर जब एक एंटिटी को आप खरीदने जाते हो तो हाजिर एसेट्स के लिए भी पैसे देते हो जो सामने नजर आ रहे हैं,
और उन एसेट्स के लिए भी पैसे देते हो जो सामने नजर नहीं आ रहे। तो सर हम इस एंटिटी को जब खरीदने आए ना, तो हमने जो पैसे पे किए सिर्फ हाजिर एसेट्स के लिए पे किए, उन सारे एसेट्स के लिए जो एक एंटिटी ओवर द पीरियड डेवलप करती है लेकिन अपनी बुक्स पे नहीं डालती, जिसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जिसको हम ब्रांड कहते हैं, जिसको हम गुडविल कहते हैं। सर ऐसी कोई चीज, गुडविल आगे डिटेल में देखनी है सर, ऐसी कोई चीज भी इस एंटिटी की बुक्स पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हमने तो सर जो इसके लिए पैसे पे किए सिर्फ एसेट्स के लिए पे किए, इसका मतलब है हमने कोई गुडविल वगैरह के लिए पैसे पे नहीं किए। तो सर अगर कोई मुझसे पूछे कि बता इस सब्सिडी को खरीदने के लिए आपने गुडविल के कितने पैसे दिए, तो मैं कहूंगा यार मैंने गुडविल के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। उसका रीजन ये कि जो मैंने कंसिडरेशन पे की ना, जो मैंने कंसिडरेशन पे की सर, उसमें मुझे वो कंसिडरेशन थी कितने की, 3 लाख रुपए की। सर मुझे उस पर उसके अगेंस्ट जो है ना जो नेट एसेट्स मिले 100% नेट एसेट्स, 100% नेट एसेट्स सर मुझे मिले। और इस 100% नेट एसेट्स के अलावा कोई भी छुपा हुआ एसेट्स नहीं था सर। 3 लाख रुपए के नेट एसेट्स से सर मैंने 3 लाख ही पे किए, मैंने कद्दू एक पाई ऊपर नीचे पे नहीं किया। तो कोई गुडविल नहीं है, कोई गुडविल नहीं। क्या पेरेंट के अलावा भी इस एंटिटी को किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है? नहीं सर, पेरेंट के पास 100% शेयर हैं। अगर पेरेंट के अलावा कोई और बंदा इस एंटिटी में होता तो हम कहते हैं पेरेंट के अलावा एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी एक और बंदा भी है जो इस एंटिटी को ओन करता है। तो सर हमारे पास तीसरी चीज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी बाकी लोग इस एंटिटी में कितना शेयर होल्ड करते हैं। नहीं सर, कोई शेयर होल्ड नहीं करते, कोई शेयर होल्ड नहीं करते, नथिंग, कुछ भी होल्ड नहीं करते, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ सारे का सारा अमाउंट किसका है, पेरेंट का है। तो क्या मैं कह सकता हूं देयर इज नो एनसीआई, ठीक है जी, नो एनसीआई। हाँ जी, चौथा चौथा काम, चौथा काम सर, चौथा काम ग्रुप रिजर्व्स। भाई ग्रुप ने क्या कमाया, भाई ग्रुप में एक तो अब्बू हैं जो घर पैसे लाए कमा कमा के, यानी पेरेंट है। तो भाई पेरेंट ने कितना कमाया जी, पेरेंट का रिटेन अर्निंग देखें, पेरेंट का रिटेन अर्निंग देखें कितना कमा चुकी है पेरेंट अब तक अपने जोर बाजू पे, सर 3,45,000। क्या पेरेंट ने सब्सिडी से कुछ कमाया, क्या पेरेंट ने सब्सिडी से कुछ कमाया? सर सब्सिडी का रिटर्न एक 74 है, नहीं सर। कमाया हाँ एक्विजिशन के बाद, नहीं सर, जीरो, नथिंग, जीरो। इसका मतलब है सर अभी तक ग्रुप में सारी कमाई अब्बू कर रहे हैं, सब्सिडी खरीदने के बाद हमने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया, नथिंग इज अर्न, नथिंग इज अर्न, ठीक है जी। गुडविल भी नहीं, कमाया भी कुछ नहीं, अभी अभी खरीदा। अब सर 4 वर्किंग्स हमेशा आप बनाओगे, आप ये देखोगे नेट एसेट्स में कितना चेंज आया, डे 1 पे नेट एसेट्स थे कितने और उसमें चेंज कितना आया। गुडविल, क्या आपने नेट एसेट्स की जो हाजिर हालत है इसके अलावा कुछ छुपे हुए एसेट्स के लिए भी पैसा पे किया? गुडविल सर यहाँ नहीं है। एनसीआई, क्या पेरेंट के अलावा भी कोई और एंटिटी है जो सब्सिडी को होल्ड करती है? और सर इस सब्सिडी ने खरीदारी के बाद, आपके खरीदारी के बाद रिपोर्टिंग डेट तक कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया? कुछ भी नहीं कमाया सर। ये 4 वर्किंग्स आपने हर केस में बनानी और वर्किंग्स अब फैलती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। डन। अब एक काम करते हैं हम सर, हम बनाने जा रहे हैं सर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसा बताएं जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाने जा रहे हैं। हमारे सामने सर दो बैलेंस शीट पड़ी हुई है। जब दोनों को मैं एक एंटिटी मानूंगा तो सर दोनों के पीपी को, सारे एसेट्स को ऐड कर देना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ हमारे ग्रुप का पीपी जिसपे कंपनी का कंट्रोल है, पेरेंट कंपनी का, पेरेंट कंपनी का एक तो अपने एसेट्स हैं 6,45,000 और कंट्रोल 255 पे भी है, तो 6,45 और 255 कितने होते हैं जनाब? ये हो जाते हैं सर 9 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूँ हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है? 9 लाख। अच्छा, इससे पहले गुडविल आती है, गुडविल कद्दू कुछ नहीं है सर, ऐसे लिखा है मैंने समझाने के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, नहीं सर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहां से ये इन्वेस्टमेंट कटेगी, यहां से ये 2 चीजें कटेंगी, ठीक है जी। याद रखिएगा पेरेंट ने एक अमाउंट जो इन्वेस्ट किया सब्सिडरी में 3 लाख की, करस्पॉन्डिंग एंट्री सब्सिडी में क्या पास हुई होगी? सर सब्सिडी ने शेयर इशू किए, उसके नेट एसेट्स हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। हम कभी भी नहीं दिखाएंगे भाई ये इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, खुद में की है, नहीं दिखाओ भाई। ये शेयर्स, ये इक्विटी किसके पास है? हमारे अपने पास है। अगर मैं दोनों को एक एंटिटी ट्रीट करूं तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ की है? पेरेंट ने, मतलब पेरेंट ने सब्सिडी नहीं किया तो ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट की नहीं।
और शेयर किसको इशू किए, अपने आप को, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। यानी सर मेमोरेंडम एंट्री पास होगी, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम शेयर कैपिटल सब्सिडरी का डेबिट, सर रिटेन अर्निंग सब्सिडरी का डेबिट, और पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कर, मेमोरेंडम एंट्री ना ये पेरेंट की बुक्स में बन रही है, पेरेंट की बुक से कोई इन्वेस्टमेंट हम कैंसिल नहीं कर रहे, सब्सिडी की बुक से कोई इन्वेस्टमेंट हम कैंसिल नहीं कर, कोई शेयर कैपिटल हम कैंसिल नहीं कर रहे, सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड, ठीक है जी। 1/24, 1/74 और क्रेडिट 3 लाख, ठीक है जी। अब बताएं जी क्या इन्वेस्टमेंट आएगा इधर, नहीं सर, फिर क्या आएगा, करंट एसेट्स कितने हैं जी, 1/25 और 85, ये आ जाते हैं सर 2,10,000। बस है जी, सर कितना हो जाता है ये, सर 1,110,000 डन। अब बताएं शेयर कैपिटल तो आपने सब्सिडी का कैंसिल कर दिया है, तो शेयर कैपिटल अब सिर्फ किसका होगा, पेरेंट का होगा सर, कितना, 6 लाख। ग्रुप रिजर्व्स, ग्रुप ने अब तक खुद, पेरेंट ने और सब्सिडी से कितना कमाया, सब्सिडी से कुछ नहीं कमाया, तो सर ग्रुप रिजर्व्स आ जाएंगे मेरे पास 345, यस सर। और इसके अलावा मेरे बच्चों लाइबिलिटीज ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 1/25 और 60, 1/25 और 40, ऐसा जी, ऐड करो सर इनको, ये भी आ जाता है सर 1,110,000, ठीक है जी। आई होप ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ये थी कि पेरेंट ने जितने रुपए पे किए उतने रुपए के नेट एसेट्स मिले, कोई छुपे हुए एसेट्स पेरेंट ने नहीं खरीदे, ठीक है जी। पेरेंट ने खरीदने के बाद अब तक इस सब्सिडी से कुछ नहीं कमाया, ठीक है जी। और सर पेरेंट के अलावा और कोई होल्डर नहीं है शेयर्स का। सर याद रखिएगा बैलेंस शीट पे आपने सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज ऐड कर देनी है, इन्वेस्टमेंट जो आ रही है जो सर पेरेंट ने सब्सिडरी में की है इग्नोर होगी सर, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और वो रिजर्व जो एक्विजिशन डेट पे था वो सर कैंसल आउट हो जाएगा पेरेंट की इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है जी। याद रखिएगा ये कोई एंट्री पेरेंट और सब्सिडी की बुक्स में नहीं बनी बल्कि हम मेमोरेंडम रिकॉर्ड में बनी। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूँ दोनों एंटिटीज का मिला के एक बैलेंस शीट है, दो एंटिटीज के मिला के 9 लाख के एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, दो एंटिटीज के पास मिला के 2,10,000 रुपए के करंट एसेट्स है। सर पेरेंट के पास अपना शेयर कैपिटल है और सब्सिडी का सारा शेयर कैपिटल पेरेंट के पास ही है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है जी। पेरेंट ही सर चला रही है पूरे ग्रुप को, 6 लाख उसका शेयर कैपिटल है। ग्रुप रिजर्व्स, पेरेंट ने अब तक खुद ही प्रॉफिट कमाया, सब्सिडी से 1 रुपया नहीं कमाया। और सर पेरेंट और सब्सिडी की लायबिलिटीज दोनों हम कंसोलिडेटेड बुक्स पे इसलिए दिखा रहे हैं कि ये ग्रुप की जो है वो लायबिलिटी है और ग्रुप ने ये पैसा पे करना है पेरेंट और सब्सिडी ने मिलकर, ठीक है। या पेरेंट अपने पैसे पे करेगा, सब्सिडी अपने, और अगर मिला लूं तो ग्रुप कोई 1,65,000 रुपए पे करेगा, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। हम जा रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे जिसमें आप गुडविल भी आना शुरू होगी, पेरेंट के अलावा भी होल्डर्स आएंगे सर, और पोस्ट एक्विजिशन इनकम भी बनना शुरू होगी, ठीक है जी। अभी हमने पहला साल देखा अल्फा बीटा का, हम अब अगले एग्जाम्पल में देखने जा रहे हैं सेकंड ईयर अल्फा बीटा का, ठीक है जी। थैंक यू जी।